Sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, yes, विश्वेश मिश्रा सुन पा रहे हैं? सर बताएं। हाँ, अभी आपकी ये ऑप्टिमाइजेशन की क्लास है ना इस वक्त? जी सर जी। चलिए, तो ऑप्टिमाइजेशन की जगह आई विल टेक द क्लास ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। जी सर। ओके, आपको बताया भी होगा सर ने। जी अभी बता दीजिए। राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। यस सर। So I am sharing you some files. So that I am sharing you the file. The first file is heat transfer weak form. I am sharing you. So in the previous class we have studied about the one-dimensional conduction heat transfer with convective heat loss. So this is the governing equation. We have developed the weak form of this governing equation by the Galerkin method, and this weak form is further solved for getting the different matrices. So this is the derivation for the weak form that we have already done. Weak form is done. सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर ये क्लास आज आपने ले ली है सर? यस, ये पीयूष सर की कोई मीटिंग वगैरह है तो ये क्लास आज मैं ले रहा हूँ उनकी जगह। 1:30 से मीटिंग हम लोगों की थी और हमारा तो मोबाइल ही गड़बड़ है तो मांग के तो काम चलाया, बता दिया था मैंने। अच्छा, आपकी काय की थी मीटिंग रिलेटेड टू? मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है, होल मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। 1:30 बजे लीव जाएंगे आपसे। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ आज। इसमें एक ये तो मतलब आगे अभी डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन कल हो गया था वीक फॉर्म का। जी सर। और मैट्रिक्स डेवलपमेंट में हमने इस जो डेरिवेशन था उसके 4 पार्ट थे, है ना। आप देखें कि डेरिवेशन में दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। तो इक्वल टू से लेफ्ट साइड में 2 टर्म है और इक्वल टू से राइट साइड में भी 2 टर्म है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है और राइट हैंड साइड में 2 टर्म। यहीं तक हो गया था कल, यहीं तक हो गया था। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला टर्म है इसको हमने सॉल्व कर लिया था कल दूसरी वाली क्लास में। तो इसको हमने सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड के पहले वाले टर्म को हमने सॉल्व किया था। तो पहले हमने W को W1 मानकर सॉल्व किया था और W1 जो है 1 माइनस एक्स बाई एल ही होता है, जो N1 होता है वही W1 होता है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद में हमको ये मैट्रिक्स मिली थी फाइनली K बाई L 1 माइनस 1 T1 बाई T1 T2। ये हमने इसको इक्वेशन ए दे दिया था ना। इसके बाद हमने इसी टर्म को, पहले वाले टर्म पर ही बात चल रही है, उसको W2 को एक्स बाई एल मानकर, यानी W की जगह W2 लेकर, पहले W की जगह W1 लिया था, फिर W की जगह W2 लेकर फिर इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमको ये वाला पार्ट मिला, पार्ट बी। इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया था। तो कंबाइंड करने के बाद हमको फर्स्ट टर्म की ये वैल्यू मिली इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टर्म जो है, जो हमारी वीक फॉर्म है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो इसके इक्विवेलेंट है K बाई एल 1 माइनस 1 माइनस 1 1 T1 T2, है ना। ये हमने कल कर लिया था, है ना। कुछ लोगों की कल दूसरी क्लास यदि नहीं हुई होगी तो उन्हें नहीं पता होगा ये, बट जो सेकंड क्लास थी कल 1 से 2 के बीच में वेडनेसडे को, उसमें हमने ये कर लिया। इसके बाद हम सेकंड टर्म पे भी शुरुआत की थी हमने, और सेकंड टर्म को भी हमने पहले W को W1 माना था, फिर W को W2 माना था। तो W1 मान करके हमको एक आंसर मिला था, वो ये आंसर था THL बाई 6 AC 21 T1 T2। ये हमने कर लिया था। और इसके बाद W को W2 मानकर भी हमने सॉल्व किया था। तो सॉल्व करने के बाद में फिर ये आंसर आया था। फिर इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया था। तो कंबाइंड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया था THL बाई 6 AC 2112 T1 T2। ठीक है। तो अब जरा मुझे ये बताइए
कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दो टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, वो दोनों हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यदि कोई फिर भी डाउट है देन आई कैन रिपीट दीज टू अगेन। इनको मैं दोबारा से अभी डिराइव करके दोबारा भी बता सकता हूँ, यदि किसी को कोई डाउट है तो मैं फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी दोबारा से बोर्ड पे करके बता सकता हूँ। तो मुझे जरा बताएं आप लोग कि कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, पहले टर्म में और दूसरे टर्म में, ना? चैट विंडो से बता दीजिए या वैसे बता दीजिए, आप सभी कोई भी बता दें। वहाँ मेरे साथ हैं इस वक्त आदित्य हैं, अमन, ओजस्तेज, विश्वेश मिश्रा। जी सर जी। है ना? शिवेंद्र नहीं है क्या मेरे साथ? शिवेंद्र डिस्कनेक्ट हो गए शायद दोबारा, या हैं? ओजस्तेज, अमन, विश्वेश, आदित्य, 4 ही लोग हैं सर। सर हाँ, तो ये क्लियर है विश्वेश? दोनों टर्म क्लियर है? ये वाला हो गया था सर। ये वाला हो गया ना, दूसरा भी हो गया था, ये वाला PHL वाला भी हो गया था जी। चलिए, -1 1 और 1 -1। हाँ ये हो गया था। उसके बाद ये भी हो गया था क्या, सेकंड टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड? सेकंड टर्म जी सर, सेकंड टर्म भी हो गया था। सेकंड टर्म नहीं हुआ है ना, तो चलिए आज हम सेकंड टर्म को ले लेते हैं, है ना? सेकंड टर्म को ले लेते हैं। 2 हुए थे सर। हाँ, फर्स्ट टर्म हो गया था, सेकंड टर्म को ले लेते हैं। तो चलिए सेकंड टर्म को लेने के लिए हम वीक फॉर्म पे चलते हैं। देखो सेकंड टर्म की जो वीक फॉर्म है वो ये है, WPYAC HTDX, है ना? WPYAC HTDX, है ना? तो मैं अभी ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ, जरा बोर्ड ले लेता हूँ। तो अब सेकंड टर्म को मैं बोर्ड पे लिखूंगा। सो आई एम राइटिंग द सेकंड टर्म 0 to L WPYAC HTDX, ये है हमारा सेकंड टर्म, है ना? लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड टर्म। तो अभी सेकंड टर्म पे ही बात चलेगी। अब देखो आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, W को W1 मान लेते हैं। W को क्या मान लेते हैं? W1। तो W की जगह W1 लिख देंगे, PYAC HTDX, है ना? लिमिट 0 to L। सबसे पहला काम W को W1 मानना है ना? यही तरीका सब पर लागू होता है। P पेरीमीटर है, AC आपका कन्वेक्टिव एरिया है। तो अब देखिए कांस्टेंट क्या क्या है। पेरीमीटर इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये वाला जो टर्म है PH/AC इज ए कांस्टेंट। तो टेक द कांस्टेंट आउटसाइड। सो आई एम टेकिंग द कांस्टेंट आउटसाइड, इट इज PH/AC। अब अंदर में क्या बचा? 0 to L। एक तो W1 बचा। अब W1 का फॉर्मूला जो होता है, W1 का फॉर्मूला आपको कल भी पता है कि W1 इज 1 - x/L। यही है ना W1 का फॉर्मूला। तो हम W1 की जगह पर 1 - x/L लिख देंगे, ठीक है? यदि डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव लिखते हैं, और डायरेक्ट W1 होता है तो डायरेक्ट W1 लिखेंगे। अब क्या है? T का फॉर्मूला आपको पता है, T इक्वल टू होता है N1T1 प्लस N2T2, ये होता है। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, N1 N2 इनटू ए वेक्टर T1 T2, इस तरह से लिख सकते हैं। इस पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N1 N2 T1 T2 मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 T1 प्लस N, यही आ जाएगा, ठीक है? अब N1 की वैल्यू है 1 - x/L। ध्यान से देखिए, N1 क्या है? 1 - x/L। तो N1 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ, 1 - x/L, है ना? अब मैं ये जो लिख रहा हूँ ये किसकी जगह लिख रहा हूँ? T की जगह लिख रहा हूँ। T, तो हमारे फॉर्मूले में T था ना, TDX। तो T की जगह मैंने लिखा N1, फिर N2 कितना है? x/L। ये N1 N2 हो गए, ये बीच में मैट्रिक्स के फॉर्म में गैप है ये, है ना? आप चाहे तो आप कॉमा मान सकते हैं, ये गैप।
अब इसके अंदर वेक्टर आ गया, वेक्टर क्या है, T1 T2। दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर। अब देखिएगा, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब तो ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो x वाले टर्म तो कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो x को छोड़कर जो टर्म है वो आपके सब कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें T1 T2 जो है ये टर्म कांस्टेंट है, टेम्परेचर। सो आई कैन टेक आउट दिस टर्म आउटसाइड। तो ये मैं जरा सा मिटा देता हूं और मैं इसी को अब यहाँ आगे लिखूंगा, ठीक है। मैं W1 मान के बता रहा हूँ, फिर W2 आपको खुद करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने लिखा इक्वल टू EH by AC, EH by AC, T1 T2 आउटसाइड, ये बाहर आ गए। अब अंदर जो बचा, एक बचा 1 माइनस एक्स बाई एल और एक बचा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू L 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर से आप ओपन कर दें तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 2x बाई एल, 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। अब दूसरा टर्म आएगा 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एक्स बाई एल। तो ये आपको मिलेगा थोड़ा गैप देके एक्स बाई एल माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। तो दिस इज ए मैट्रिक्स dx, ये हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, लाइक दैट। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। तो अब मैं जरा इसको मिटा देता हूँ और इसका इंटीग्रेशन देखिएगा, बड़ा आसान है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये मैं कल भी करा चुका हूँ, पर चलो एक बार और आपका रिपीट हो जाएगा ये। तो अभी W2 से आप खुद करके दिखाएंगे। तो चलिए, मैंने ले लिया इक्वल टू, है ना, मैंने इसे ले लिया इक्वल टू PH बाई AC T1 T2, ठीक है, T1 T2 इज ए ब्रैकेट मैट्रिक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2l, ये इंटीग्रेशन हो गया फर्स्ट टर्म का। और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2l माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3l स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट्स आर 0 टू L, ठीक है। लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट रखने के बाद आपको मिलेगा, लिमिट रखने के बाद आपको मिलेगा x की जगह आप रखेंगे L प्लस, ये हो जाएगा L क्यूब बाई 3l स्क्वायर, L क्यूब बाई 3l स्क्वायर हो जाएगा L बाई 3। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा L बाई 3 माइनस, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और L स्क्वायर बाई L हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। और सेकंड टर्म अब आज आपका हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2l यानी कि L बाई 2 हो जाएगा, और L क्यूब बाई 3l स्क्वायर यानी कि L बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। बाकी ये एज इट इज आ जाएगा, PH बाई AC, ये डू कर देता हूँ, इट इज डू, ये पूरा टर्म एज इट इज रिपीट हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ L और L विल कैंसिल आउट, तो ओनली L बाई 3 विल रिमेन, ओनली L बाई 3 विल रिमेन। तो अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ओनली L बाई 3 विल रिमेन। तो अभी मुझे ब्रैकेट में मिलेगा L बाई 3
L by 3 इज द फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 3l माइनस 2l l by 6, सेकंड टर्म हो जाएगा l by 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको l by 6 मिलेगा है, और ये एज इट इज रिपीट हो जाएगा pH by AC T1 T2 है, हो गया सोल्यूशन। अब फाइनल सोल्यूशन है, इसको नाम दे दीजिए लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सी, ये W1 मानकर आंसर आ गया, सेकंड टर्म का आंसर W1 मानकर। अब सेकंड टर्म का आंसर W2 मानकर भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा L भी कांस्टेंट है, तो हम L को भी बाहर ले सकते हैं यहाँ पर। तो जरा सा इसे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। लेट आई एम टेकिंग L आउटसाइड, बल्कि L by 6 बाहर ले लो, है ना, L by 6 बाहर ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा PHL by 6AC ना, L by 6 बाहर ले लिया। फिर हमको मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगी 2 1, और हमारा वेक्टर आ जाएगा T1 T2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सी नहीं है, इसके एक और स्टेप और सॉल्व कर लिया हमने, सो दैट इज इक्वेशन नंबर सी। तो ये हमको जो आंसर मिला, ये जो आंसर मिला है, ये हमने W को W1 मानकर निकाला है ना। W को क्या मान लिया था हमने, W1। अब हम W को W2 मानेंगे तो हमको एक और आंसर मिलेगा, फिर उन दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे तो हमको कंबाइंड मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये W को मैंने जो W1 मानकर आपको बताया है, क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? यस नो करिए। हाँ जी बताएं, कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए, चैट से बता दीजिए, जैसे ही बताना है। ओजस तेज क्लियर है? रिया, ये इंटीग्रेशन क्लियर है? यस सर क्लियर है सर, कल वाला ही रिवीजन है अभी तो सर, ये आज आप कल भी बता चुके थे। हाँ, ये भी मैंने कल करा दिया था ना। यस सर हाँ करवा दिया था। हाँ, अब W को W2 मान लेते हैं। ठीक है, तो W को W2 मानने के लिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा, सेकंड टर्म को ही, है ना। तो जरा सा मुझे ये बताइए कि सेकंड टर्म था क्या, पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ, क्लियर ऑल कर देते हैं, या एक बार हम फाइल में चलते हैं जरा। लेट आई एम गोइंग टू द फाइल, और वहां पर ये वाला पार्ट आपको दिखाता हूँ, फिर इसके अगले वाला पार्ट भी दिखाता हूँ। तो प्रोसेस वही है, वो आपको अब समझ में आ जाएगा फाइल से भी। तो लेट आई एम गोइंग टू द फाइल, फाइल इज दिस वन, शेयर। तो देखिए सेकंड वाले टर्म पे चलते हैं, ये तो फर्स्ट टर्म चल रहा है, अभी सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा सेकंड टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो W को W1 माना था, W1 मान के हमको ये आंसर मिला C, ये आंसर अभी हमने निकाला है, PHL by 6AC 21 T1 T2। अब इसी सेकंड टर्म को W2 मानकर निकालेंगे, और W2 की वैल्यू x by L है, तो हमारा हो जाएगा सेकंड टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी W की जगह W2 मतलब x by L। ठीक है, PH by AC कॉमन हो गया, बिल्कुल उसी तरह है। T की जगह वही रख दिया, N1 N2 T1 T2, N1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई एल, T2 की वैल्यू x by L, बिल्कुल वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, केवल W की जगह W2 किया है। तो व्हेन यू सॉल्व इट, x by L को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो x by L इंटू 1, x by L माइनस x by L इंटू x by L, x स्क्वायर by L स्क्वायर, और x by L इंटू x by L, x स्क्वायर by L स्क्वायर। ये सॉल्व होता जा रहा है। सॉल्व होने के बाद फिर ये इंटीग्रेशन किया है, जो टर्म कॉमन है वो तो कॉमन ही है, कॉमन चलता जाएगा हर बार। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2l हो गया, x स्क्वायर बाई x क्यूब बाई 3l स्क्वायर हो गया, ये भी x क्यूब बाई 3l स्क्वायर रहेगा। l लिमिट 0 टू l पुट किया तो l by 6 और l by 3 आ गया, और l by 6 बाहर निकाल लिया
तो बाहर निकालने के बाद सब कुछ वही आया, केवल मैट्रिक्स में जो 2 1 आ रहा था 2 1 की जगह पर 1 2 आ गया, 2 1 की जगह पर क्या आ गया 1 2 आ गया। तो इसको हमने नाम दे दिया है डी। अब सी और डी को जब कंबाइंड करेंगे हम, तो देखो सी में तो 2 1 है, C1 में मैट्रिक्स को ध्यान दो तो 2 1 है, PHLR/6AC और T1 T2 ये दोनों में कॉमन है C और D में। तो जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगी 2 2 1 1 2। तो इसलिए नीचे लिखा है आफ्टर कंबाइनिंग C and D द सेकंड टर्म विल बी PHL/6AC 2 1 1 2। 2 1 1 2 ये याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको ये मैट्रिक्स याद रखनी होगी कि सेकंड टर्म की ये मैट्रिक्स होती है, फर्स्ट टर्म की वो मैट्रिक्स होती है ना। हम तो मैट्रिक्स पे काम करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए FEM मेथड मैट्रिक्स पे वर्क करेगी। हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें तो सीधे सीधे मैट्रिक्स उठाना है और मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा होगा, H की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस दे रखी होगी तो पेरीमीटर निकालना कौन सी बड़ी बात है, 2πr से पेरीमीटर निकल जाएगी। लेंथ क्वेश्चन में दे रखी होगी, एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं, 2πRH होता है एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRL, तो ये 2πRL से निकल जाएगा, ठीक है बस। और कुल मिला के T1 T2 हमारे अननोन होंगे, वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें वो हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम में जो हमारे लिए अननोन पैरामीटर है वो टेम्परेचर है। तो ये मैट्रिक्स हमको हेल्प करेंगी टेम्परेचर को कैलकुलेट करने में, और बाकी सब चीजें हमको ये मैट्रिक्स याद कर लेनी चाहिए, डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। तो देखिए 2 टर्म का काम हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 टर्म हैं उनका काम हम कर चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड के पहले टर्म पर काम करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड के पहले टर्म पर। तो राइट हैंड साइड का जो पहला टर्म है ना, इक्वेशन पे चलते हैं। राइट हैंड साइड का पहला टर्म क्या है, तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड का पहला जो टर्म है ये वाला टर्म है WQ + P/AC HT infinity dx। तो अब हम इस टर्म पे काम करेंगे। तो इस टर्म में हम एक बार W की जगह W1 ले लेंगे और एक बार W की जगह W2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसी टर्म पे W की जगह W1 लेकर क्या सिचुएशन होगी जरा देखिए, फाइल में ही दिखा देते हैं। तो ये देखिए WQ + PH/AC T infinity dx। W को W1 माना, W1 की वैल्यू 1 - x/L पुट कर दिया, Q + PH/AC T infinity dx, नो प्रॉब्लम, एज इट इज है। अब हमने क्या किया, इसमें क्या कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो Q + PH/AC T infinity ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा, है ना। जरा बोर्ड से समझिए, मैं शेयर करता हूँ न्यू बोर्ड। अब हम काम करेंगे सेकंड टर्म पर, ये क्लियर कर दिया। राइट हैंड साइड पे काम होगा, है ना, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड का कौन से टर्म पे काम होगा, फर्स्ट टर्म में, है ना। और फर्स्ट टर्म में भी W को हम क्या मानने वाले हैं, W1 मानने वाले हैं। एक बार W1 मानेंगे फिर W2 मानेंगे। तो हमारा जो टर्म है वो ये है 0 to L W को हमने क्या मान लिया, W1। उसके बाद अंदर में क्या है बोलिए, PH/AC, है ना, टर्म याद है आपको, PH/AC प्लस T infinity × dx। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए कि यही है, लेट चेक। WQ + PH/AC T infinity, है ना, थोड़ा सा एरर है तो इसको हम सही कर लेते हैं। WQ + PH/AC T infinity, है ना। तो हमारा जो टर्म है WQ+, है ना, तो ये मेरे को यहाँ सही करना पड़ेगा। इट इज W × Q। Q हमारा क्या होता है, इंटरनल हीट सोर्स। सो Q + PH/AC, P is the perimeter, AC is the area, T infinity। This is the first term। W की जगह क्या रख दिया, W1। अब देखो W1 की वैल्यू होती है 1 - x/L। तो W1 की जगह हम रख देते हैं
एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई एल। तो देखो W1 को मैंने मिटा दिया और W1 की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, मैंने उसकी क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1 माइनस एक्स ओवर एल। W को W1 माना, W1 की वैल्यू पुट करी, ये पूरा एज इट इज आ गया। अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो x वाले टर्म कांस्टेंट नहीं होंगे, x को छोड़कर जो पोर्शन है वो सब कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद हमको मिला Q प्लस PH बाई AC T इन्फिनिटी। T इन्फिनिटी हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये टर्म बाहर आ गया। अब अंदर जो बचा 0 टू L 1 माइनस एक्स बाई एल dx, यही बचा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसे करने से हमको मिल जाएगा फाइनली इक्वल टू Q प्लस पी एच बाई ए सी, तो एज इट इज रहेगा Q प्लस पी एच बाई ए सी टी इन्फिनिटी, ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट पार्ट है। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। l वहां पहले से है, लिमिट 0 टू l, लिमिट 0 टू l। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा, लिमिट की वैल्यूज पुट यदि हम कर दें तो हमें मिल जाएगा l माइनस, ये हो जाएगा x की जगह पर l माइनस एल स्क्वायर बाई 2l मतलब l बाई 2, ये लिमिट हो गई। l में से l बाई 2 घटाएं तो l बाई 2 बचेगा। तो फाइनली हमको मिल जाएगा Q प्लस पी एच बाई ए सी टी इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई l बाई 2। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई E, ABCDEF ऐसे चल रहा है ना। पहले टर्म के लिए A और B है, दूसरे टर्म के लिए C और D है। अब जो तीसरा टर्म है मतलब राइट हैंड साइड का पहला टर्म है, उसके लिए इक्वेशन E है। अब अगली इक्वेशन जो आएगी W को W2 मानकर वो F आएगी और E और F को हम कंबाइंड कर देंगे तो हमको फाइनल थर्ड टर्म की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया W को W1 मानकर? बताइए, जिससे हम अगले पार्ट पे चलें, है ना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब जैसे मैंने W को W1 मानकर बताया है, क्या आप W को W2 मानकर खुद सॉल्व कर पाएंगे? 2 मिनट का जीरो सेशन रखें, यदि आप सॉल्व करें तो उसी टर्म को सॉल्व करना है। W को अभी हमने W1 माना था, बस W2 मानकर सॉल्व करना है। चलिए फाइल में देख लीजिए, है ना, उसको फाइल में दिखा देते हैं आपको। सो लेट आई एम गोइंग बैक टू द फाइल एंड आई एम शेयरिंग इट। सो दिस इज नाउ, ये देखिए हमने W को W1 मानकर सॉल्व किया तो हमको मिला ये आंसर। इसको मैंने E नाम दिया है, Q प्लस पी एच बाई ए सी टी इन्फिनिटी L बाई 2। अब हमने W को W2 माना और W2 की वैल्यू होती है x बाई एल। उसी टर्म को दोबारा लिखा, W को W2 मानकर W की वैल्यू हो गई x बाई एल। ये वाला टर्म एज इट इज आ गया, ये टर्म कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब x बाई एल का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2l हो गया, 0 टू l लिमिट है, लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। तो लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद l बाई 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी l बाई 2 और यहाँ भी l बाई 2। तो जब इन दोनों को कंबाइंड किया तो कंबाइंड करने के बाद हमको l बाई 2 मिला दोनों जगह, l बाई 2 l बाई 2। ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है दोनों में, तो l बाई 2 उसमें मिला, l बाई 2 उसमें मिला। तो ये हमारे लिए थर्ड टर्म यानी कि राइट हैंड साइड का पहला टर्म, उसकी मैट्रिक्स है। तो देखिए 4 टर्म है वीक फॉर्म में, 4 में से हम 3 टर्म को सॉल्व कर चुके हैं। अब केवल बच जाता है एक लास्ट टर्म, है ना, चौथा टर्म।
तो अब वीक फॉर्म में देखते हैं कि चौथा टर्म है क्या। तो वीक फॉर्म का जो चौथा टर्म है वो ये है, दिस वन। देखो पहले वाले टर्म में इंटीग्रेशन है 0 to L, दूसरे टर्म में भी इंटीग्रेशन 0 to L, तीसरे टर्म में भी इंटीग्रेशन 0 to L, लेकिन चौथे वाले टर्म में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, ये विदाउट इंटीग्रेशन है, इट इज फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन। जो चौथा टर्म है वो विदाउट इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन में W को एक बार तो W1 मान लेंगे और एक बार W2 मान लेंगे, ठीक है। तो जब W को हम W1 मानेंगे तो W इंटू K इंटू dt बाई dx, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है मल्टीप्लाइड बाई थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा हीट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए मैं जरा W के इस टर्म को याद रखिएगा, W के dt बाई dx 0 to L, 0 to L। तो इसमें जरा पहुंचते हैं, तो क्लियर कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चौथे टर्म की, यानी कि राइट हैंड साइड के दूसरे टर्म की, है ना। बहुत ध्यान से समझिए, 3 टर्म हो चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ टर्म की। फोर्थ टर्म जो कि राइट हैंड साइड का कौन सा टर्म है? सेकंड, राइट हैंड साइड का वो सेकंड टर्म है। अब इस टर्म को हम लिख लेते हैं, इसमें कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, केवल ब्रैकेट टर्म है ये। W है इसके अंदर, उसके बाद K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी है, उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट W के dt बाई dx है, और इसकी लिमिट 0 to L है। तो जब हम W को W1 मान लेंगे तो W1 के dt बाई dx 0 to L, तो ये वाला जो टर्म है ये टर्म हीट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह का क्या है? हीट फ्लक्स है। तो यदि आपको याद आ जाए, जब एक हमने फर्स्ट मॉड्यूल में हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम की थी, है ना, तो उस प्रॉब्लम में क्या था, एक वॉल थी और उस वॉल को हमने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, है ना। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी आया था हीट ट्रांसफर का। तो इस तरह से 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया था, ये वॉल थी। तो इस वॉल को हमने इधर एक टेम्परेचर पे रखा था। इसका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऐसे था, T1, T2, T3, T4, T5, है ना। तो अब होता क्या है कि हीट फ्लक्स जो है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है ये एनवायरनमेंट के साथ अटैच है। तो ये T1 जो है वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर यानी कि T इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे ये T5 वाला जो टेम्परेचर है ये भी T इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो T1 इक्वल टू T इन्फिनिटी, या हमने उसको T वॉल बोला था, वहां पर TW बोला था फर्स्ट मॉड्यूल में, बात एक ही है। और T5 इज आल्सो T इन्फिनिटी एंड दैट इज आल्सो TW, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे नोडों की बात करें, यदि नोड की बात करें तो नोड यहाँ पर जो है, कितने नोड हैं टोटल? तो ध्यान दीजिए, एक तो नोड ये है, एक तो नोड जो है, एक ये नोड है। सर हाँ सर मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर प्लीज आप क्या ये नोड वाला ये जो आपने बताया है T और हाँ। T इन्फिनिटी, सर ये क्लीन करके पूरा एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ हाँ बता सकते हैं। देखिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ पहले। क्लीन हो गया? यस सर। मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ टर्म की, है ना। कौन से टर्म जी की? सर। फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है? W के dt बाई dx 0 to L। तो एक बार तो इसे W को W1 माना जाएगा, तो W1 के dt बाई dx हो जाएगा ये, है ना। और दोबारा में इसको क्या माना जाएगा? W2 माना जाएगा, तो W2 के dt बाई dx हो जाएगा, करेक्ट।
तो ये क्या है, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, ये हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स है। ये वाला टर्म भी हीट फ्लक्स है, ये भी हीट फ्लक्स है, ये भी हीट फ्लक्स है। तो ये कहाँ का हीट फ्लक्स है और ये कहाँ का हीट फ्लक्स है, हमको ये समझना है। तो इसे समझने के लिए मैंने एक एलिमेंट ड्रॉ किया। मान लीजिए लीनियर एलिमेंट है और इसके अंदर दो नोड है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, दो नोड है। तो ये वाला जो हीट फ्लक्स है ये W1 के कारण है। W1 मतलब जो W1 फंक्शन है वो नोड 1 का फंक्शन है, और W2 जो वेट फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, नोड 2 का है। तो ये हीट फ्लक्स इस पॉइंट पे है और ये वाला जो हीट फ्लक्स है वो इस पॉइंट पे है ना। एक लेफ्ट हीट फ्लक्स है, एक राइट हीट फ्लक्स है। तो अब जो डायग्राम मैंने बनाया था उस डायग्राम को भी समझने की कोशिश करिए कि मॉड्यूल 1 में हमने एक हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम कराई थी, जिसमें कि हमने पूरे वॉल को, ये हमारी वॉल है, दिस इज वॉल, इस वॉल को कुछ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था। तो दिस इज एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 2, दिस इज एलिमेंट 3। अब इसमें हमने नोड बना दिए थे। तो नोड के लिए आप ये कर सकते हैं, तो दिस इज, लेट आई टेक द कलर चेंज। So this is node 1, this is node 2, this is node 3 और this is node 4, है ना। मेरे ख्याल से उसमें 4 एलिमेंट थे जो हमारी प्रॉब्लम थी। तो इसमें ये नोड 4 था और ये नोड 5 था, इस तरह से था। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नोड 1 का टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5, ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये वाली जो सरफेस है ये तो एटमॉस्फेयर के साथ अटैच है। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतलब T इंफिनिटी। तो T1 बराबर T इंफिनिटी, है ना। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, T1 को तो T इंफिनिटी लिख सकते हैं। इसी तरह से T5 जो है वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो हम T5 को भी T इंफिनिटी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास केवल कितने अननोन रह जाते हैं, 3, T2, T3, T4। दो तो हमें गिवन हो गए। तो गिवन होने के बाद में हम वो जो करते थे, पहली रो को काट देते थे, है ना, मैट्रिक्स सॉल्व करते हुए पहली रो काट देते थे, है ना। पहली रो काटने के बाद पहला कॉलम काट देते थे, फिर लास्ट रो काट देते थे, है ना। लास्ट रो काटने के बाद में लास्ट कॉलम काट देते थे। तो हमको फिर वही 3/3 का पार्ट बच जाता था, जिससे हम T2, T3, T4 को कैलकुलेट कर लेते थे, है ना। तो वो प्रॉब्लम केवल कंडक्शन की थी, लेकिन अब जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें कंडक्शन के साथ कन्वेक्टिव हीट लॉस भी है ना। तो कंडक्शन के साथ जब कन्वेक्टिव हीट लॉस होता है तो उसकी जो वीक फॉर्म है उसमें 4 टर्म है और चारों टर्मों की अलग अलग मैट्रिक्स है, अलग अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मान लीजिए एलिमेंट 1 के लिए बात करें, तो इस एलिमेंट के लिए हमारी हीट फ्लक्स वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो हीट फ्लक्स वाली मैट्रिक्स हो जाएगी 1 पॉइंट के लिए Q1 और 2 पॉइंट के लिए Q2। ये हमारी हीट फ्लक्स हो जाएगी Q1, Q2, ठीक है। अब इसमें एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। ये माइनस और प्लस क्यों होता है वो भी समझने की जरूरत है। तो देखो, यदि पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 जो है वो कॉमन पॉइंट है, वो एलिमेंट 1 में भी आ रहा है और एलिमेंट 2 में भी आ रहा है। तो पॉइंट 2 पर हीट फ्लक्स 1 की तरफ से भी आ रहा है और पॉइंट 2 पर हीट फ्लक्स 2 की तरफ से भी आ रहा है, ठीक है। और ये कॉमन पॉइंट है, दोनों हीट फ्लक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, केवल उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो यदि मैं एलिमेंट 1 के लिए Q1, Q2 लिख रहा हूं तो Q2 मेरा पॉजिटिव है एलिमेंट 2 के लिए, एलिमेंट 1 के लिए। तो एलिमेंट 2 के लिए जो मेरा हीट फ्लक्स है वो हो जाएगा Q2, डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए मैं उसे लिखूंगा -Q2 और Q3, ठीक है। इसको जरा सा और एक बार अच्छे से बताता हूं आपको, क्लियर पूरा करके। मान लीजिए कि इस तरह से
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ एलिमेंट बना देते हैं। लेट दिस इज एलिमेंट नंबर 1। नोड कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो इसका हीट फ्लक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 के लिए? 1 के लिए हीट फ्लक्स इक्वेशन हो जाएगी 1 Q1 तो माइनस का है ना, Q1 माइनस का, Q2 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव। अब एलिमेंट 2 के लिए बात करते हैं। एलिमेंट 2 और में नोड है 2 और 3, तो इसकी जो हीट फ्लक्स इक्वेशन है वो हो जाएगी Q2 नेगेटिव और Q3 पॉजिटिव। ठीक है, देखो अब 2 पॉइंट पे देखो, एक जगह तो मैंने Q2 पॉजिटिव लिखा है, ध्यान से देखना, और एक जगह मैंने Q2 नेगेटिव लिखा है। तो ये कौन से एलिमेंट में लिखा है? फर्स्ट एलिमेंट में। ये फर्स्ट एलिमेंट की है, तो फर्स्ट एलिमेंट में मैंने 2 पॉइंट पर हीट फ्लक्स को पॉजिटिव लिखा है ना, क्योंकि उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है। और इस एलिमेंट में मैंने Q2 को नेगेटिव रखा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। तो 2 पॉइंट का जो हीट फ्लक्स है वो Q2 एक जगह पॉजिटिव आएगा और दूसरे एलिमेंट में वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह यदि हम थर्ड एलिमेंट पे बात करें तो थर्ड एलिमेंट की जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 पॉइंट की तो नेगेटिव बन जाएगी और 4 पॉइंट की पॉजिटिव बन जाएगी। इसी तरह हम अगले एलिमेंट में बात करें तो उसकी जो हीट फ्लक्स मैट्रिक्स है वो Q4 नेगेटिव हो जाएगा और Q5 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला Q2 पॉजिटिव, ये वाला Q2 नेगेटिव है ना, दोनों ही Q2 हैं, ये भी Q2 ये भी Q2, दोनों आपस में इक्वल अपोजिट हैं, तो दोनों मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट जीरो कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अंदर वाले नोडों पे हीट फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है। जो नोड एलिमेंट के अंदर होते हैं है ना, जैसे ये तो वॉल है, ये नोड तो वॉल से कनेक्टेड है और ये वाला नोड भी वॉल से कनेक्टेड है। तो अंदर के जो नोड हैं 2, 3, 4, इन तीनों पर हीट फ्लक्स की वैल्यू 0, 0, 0 हो जाएगी, तीनों जगह 0 हो जाएगी। लेकिन इस वाले में जो कि एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है वहां पर हीट फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले की यदि अगले एलिमेंट की बनाना चाहें तो उसी तरह आगे बना सकते हैं। तो एक में ये हीट फ्लक्स है, तो चौथा टर्म बेसिकली कुछ नहीं है, वो हीट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है ना। अब चौथे टर्म को जरा फाइल से देखिए, तो चौथे टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं है, वो केवल हीट फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, अब ये थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ पर बात कर रहे हैं। फोर्थ कहाँ है इसमें? ये थर्ड है, थर्ड में ही एंड हो गया ये। तो हमने इस प्रॉब्लम को थर्ड पर ही एंड कर दिया है, नहीं फोर्थ ये दिखाया हमने, ये रहा सेकंड टर्म ऑन RHS, दिस इज द फोर्थ टर्म है ना। तो W के dt by dx ये हीट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। Q0 इज द हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू 0 एंड QL इज द हीट फ्लक्स एट x इक्वल टू L। लेफ्ट नोड राइट नोड है ना, कोई भी एलिमेंट है उसमें लेफ्ट नोड x इक्वल टू 0 है और राइट नोड x इक्वल टू L है, तो इसमें माइनस Q0 QL, एक पार्ट नेगेटिव एक पार्ट पॉजिटिव, इस तरह से हीट फ्लक्स हो गया। सो फाइनली द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ठीक है, अब देखो चार आंसर मिल गए, उन चारों को कंबाइंड किया तो ये जो है ये पहले टर्म का मैट्रिक्स है, KYL 1 -1 -1 1 T1 T2। ये वाला दूसरे टर्म का एलिमेंट है PHLY 6AC 2 1 1 2 T1 T2। तो ये थर्ड एलिमेंट थर्ड टर्म है Q प्लस PHY AC T infinity LY2 LY2, और ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हीट ट्रांसफर पर तो यही इक्वेशन यूज में आएगी। तो एग्जाम में दो तरह से इक्वेशन आ सकती है, एक तो न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, और यदि डेरिवेशन आता है तो ये पूरा डेरिवेशन करके आपको शो करना है। ठीक है, अब डेरिवेशन में भी दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक हो सकता है कि डेवलप द वीक फॉर्म, तो वीक फॉर्म डेवलप है मतलब ये सब नहीं करना है, वीक फॉर्म मतलब केवल वीक फॉर्म ही बनानी है। तो वीक फॉर्म हमारी कहाँ तक बनी है देखें, वीक फॉर्म मतलब जो चार टर्म हमको जहाँ दिखाई पड़ते हैं वो हमारी वीक फॉर्म है, सॉल्यूशन नहीं है ना, वीक फॉर्म, ये वीक फॉर्म है जिसमें सिग्मा लगा हुआ है ना, जहाँ अब लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म, ये सॉल्यूशन वीक फॉर्म का पार्ट नहीं है।
वीक फॉर्म तो यही है। तो डेवलप द वीक फॉर्म तो यहां तक करके दिखाना है। उसके बाद सॉल्व द वीक फॉर्म, तो ये वीक फॉर्म का सोल्यूशन है। तो फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन है, फिर सेकंड टर्म का सोल्यूशन है, फिर थर्ड टर्म का सोल्यूशन है, फिर फोर्थ टर्म का सोल्यूशन है, और सोल्यूशन करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो हमारी वीक फॉर्म सोल्यूशन है। तो ये हमारा वीक फॉर्म सोल्यूशन है। अब न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली वीक फॉर्म सोल्यूशन को यूज करेंगे, है ना, तो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो इजी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द heat transfer problem with convective heat loss. We have done the weak form development, we have done the weak form solution. Now only the thing remaining is to solve a numerical on this weak form. जी ना, to solve a numerical on this weak form. तो अब हमारे पास 1:51 हो रहा है, 4 मिनट हमारे पास है। तो मैं जरा आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे में, उसमें हम पहली वाली क्लास में एक न्यूमेरिकल करेंगे हीट ट्रांसफर पे, तो हमारा हीट ट्रांसफर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे लिए रह जाएगा बीम वाला पार्ट, है ना, तो वो हम फिर सेकंड क्लास मंडे को ही जो सेकंड क्लास होगी 1 से 2, उसमें हम बीम वाले पार्ट को कर लेंगे। ठीक है, तो अब हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल देखिए आप, हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल। ये देखिए हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल, दिस इज द न्यूमेरिकल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको जरा सा आपको बता देता हूँ इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। देखिए ये एक पिन फिन का एग्जाम्पल है। तो इसमें इधर ये वॉल है, वॉल से ये रॉड अटैच है। रॉड का जो राइट किनारा है वो इंसुलेटेड है ना, मतलब इधर से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है। H आपका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है। L इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और ये हमारी वॉल है ना। और रॉड का जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी या तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, अदरवाइज आपको कहीं मिल जाएगी, टेबल से मिल जाती है थर्मल कंडक्टिविटी, है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो लेट रीड द क्वेश्चन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पिन फिन, कंसीडर ए 1 मिलीमीटर डायमीटर 50 मिलीमीटर लॉन्ग एल्युमिनियम पिन फिन एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायमीटर दिया हुआ है हमको। डायमीटर किसका, रॉड का डायमीटर दिया हुआ है। कितना दिया रखा है, 1 मिलीमीटर दे रखा है रॉड का डायमीटर। अब जब 1 मिलीमीटर है तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी। पेरीमीटर क्या होती है, 2 पाई r या पाई d, है ना, और d की वैल्यू 1 है, तो पाई d मतलब इसकी पेरीमीटर पाई हो जाएगी। तो हमें पेरीमीटर मिल गई ना, तो हमें जब मैट्रिक्स में हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे बड़े आराम से। अब 50 मिलीमीटर लॉन्ग, अब इसकी लेंथ कितनी है, 50 मिलीमीटर है, तो ये 50 मिलीमीटर है। तो अब इस पूरी रॉड को हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब इसको कई तरह से कर सकते हैं प्रॉब्लम को। हम ये मान सकते हैं कि ये पूरी रॉड एक ही एलिमेंट है, द टोटल रॉड इज 1 एलिमेंट, है ना। तो जरा सा बोर्ड पे देखिए, ये पूरी रॉड को, मैं रॉड को दिखाता हूँ कि रॉड को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये रॉड है, रॉड का डायमीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, लेंथ इसकी 50 दे रखी है, 50। अब मैंने इसको एक ही एलिमेंट मान लिया, तो एक ही एलिमेंट मान लिया मतलब ये वाला नोड 1 हो गया और ये वाला नोड 2 हो गया, करेक्ट, नोड 2 हो गया, राइट। अब मेरी जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वहां पर क्या आता है, k/l आता है पहले टर्म में, है ना, k/l आता है। उसके बाद मैट्रिक्स आती है 1 -1 -1 1, और फिर आता है T1 T2, ऐसे ही आता है ना पहला मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ T1 का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ नोड 1, और T2 का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ नोड 2, और K हो गई थर्मल कंडक्टिविटी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। अब हो गई L इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितनी हो गई, 50।
तो के भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, के बाई 50 1 -1 -1 1 T1 T2। तो फर्स्ट टर्म में क्या अननोन बचा, केवल T1 T2 ही तो बचा, तो हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ही तो निकालना होता है। तो इस तरह से हमने इस रॉड को मॉडल किया, कितने एलिमेंट मानकर, केवल एक एलिमेंट मानकर। अब इसी रॉड को यदि 2 एलिमेंट मानकर मॉडल किया जाए, तो जरा देखिएगा, दो तरह से, मान लो ये रॉड है, लेंथ इसकी 50 है, ठीक है। अब इसको मैंने मॉडल किया, तो मैंने इसके 2 एलिमेंट बनाए, है ना, 2 एलिमेंट बनाए। तो लेट दिस इज एलिमेंट नंबर 1, तो इसके नोड हो गए 1 और 2, है ना, ये 2 नोड हो गए। और फिर मैंने दूसरा एलिमेंट बनाया, एलिमेंट नंबर 2, और उसके नोड हो गए 2 और 3। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो k/l, है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के लिए पहले इक्वेशन लिखी जाएगी, तो k हम लिखेंगे, वी विल राइट, k तो कांस्टेंट है, l, अब देखो ये पूरा l कितना था 50, 2 एलिमेंट में डिवाइड हो गया, तो ये 25 हो गया। तो अब आपके एलिमेंट की जो लेंथ है वो 25 है, न कि 50, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को 2 एलिमेंट में मॉडल किया है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली मैट्रिक्स यही रहेगी, 1 -1 -1 1, और टेम्परेचर क्या आएगा, T1 T2, T1 T2। ये हमारे किस एलिमेंट के लिए हो गई, फॉर द एलिमेंट 1। तो ये वाली इक्वेशन मैंने जो लिखी है, ये एलिमेंट 1 के लिए लिखी है। अब इसी तरह से मैं एलिमेंट 2 के लिए लिखूंगा, तो दोबारा से k/l, l उसके लिए क्या, वो भी 25 है, मैट्रिक्स 1 -1 -1 1। अब इसके टेम्परेचर क्या क्या है, एलिमेंट 2 के लिए नोड क्या क्या है, 2 और 3, तो टेम्परेचर आएगा T2 T3, करेक्ट। अब जब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, तो कंबाइंड होने के बाद में जो आंसर आएगा, वो इन दोनों को कंबाइंड करने पे, जैसे हम आपस में स्टिफनेस मैट्रिक्स कंबाइंड करते थे, तो k/25 तो कॉमन आ जाएगा, k/25 आ जाएगा कॉमन। और ये जो मैट्रिक्स अभी 2/2 और 2/2 मिलकर के कितने बाई कितने की बन जाएगी, 3 नोड है टोटल, तो 3/3 की बन जाएगी मैट्रिक्स, है ना। और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से मिल जाएगी आपको, 1 -1 -1 1, फिर दोबारा से 1 -1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये जुड़ करके 2 -1 -1 1, बाकी बचे हुए टर्म 0 हो जाएंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे। तो इसे कंबाइंड कर देंगे, और यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी T1 T2 T3, 3 टेम्परेचर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाया है प्रॉब्लम को 2 एलिमेंट मानकर, ऐसी प्रॉब्लम को 4 एलिमेंट मानकर, जैसे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे, हमारे आंसर्स एक्यूरेट होते जाएंगे और हमारी एरर कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा घर पे सॉल्व करने की कोशिश करें, अन्यथा नेक्स्ट क्लास में हम इसको फुल्ली सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें देखो हमें T इन्फिनिटी दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लीज टेक फोटो ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस diagram also. Take photo of this question and diagram and try to solve it. Okay. तो मैं अभी क्लास को बस यही एंड करता हूँ, 1:59 हो गया है। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो वो मेरे से आप पूछ लें। ठीक है, ठीक है जी। ओके, चलिए ये एक मिनट में चैट देख लूँ, चैट में क्या क्या डाला है आपने। ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर की जगह क्लास हो रही है सिमुलेस की FEM की। सर एक ही कलर का पेन यूज करिए। अच्छा, एक ही कलर से ज़्यादा वैसे आइडेंटिफिकेशन अलग अलग कलर में ही होता है ना। कलर चेंज करने से जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो बढ़ती है ना। तो इसलिए यदि किसी स्टेप पे आपको डाउट लगती है ओजस्तेज, तो आप जरूर उस वक्त अपना रेजेंट कर दें, तो वो पर्टिकुलर लाइन किसी डिफरेंट कलर से या उसी कलर से री एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ठीक है। बट ओवरऑल जब हम मल्टी कलर यूज करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है प्रॉब्लम में। फिर भी यदि मान लीजिए पर्सनली आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप